करीब 80 साल की एक बुजुर्ग महिला होती है। उस महिला को बहुत ही कम दिखाई देता है। उसे तकलीफ जब ज़्यादा होती है जब वह बाथरूम के अंदर जाती है। बाथरूम में जो इंडियन सीट है वह लगभग 2 फीट ऊंची है, इसलिए वह दीवार के सहारे जाकर आराम से वहां पहुंच जाती है। उस बाथरूम में वह टॉयलेट पर जब बैठती है तो कई बार गिर जाती है। जब वह गिर जाती है तो आवाज़ लगाकर या तो अपनी पोती को बुलाती है या फिर अपनी बहू को बुलाती है। बुलाने के बाद आवाज़ लगती है कि मैं गिर गई हूँ, मुझे यहाँ से ले जाओ। जो अक्सर उसे रोज की दिक्कतें होती हैं, रोज ही कोई ना कोई तकलीफ होती है। एक दिन वह अपनी बहू से कहती है कि बेटा, मैं इस बाथरूम में अक्सर गिर जाती हूँ, मुझे बहुत तकलीफ उठानी पड़ती है, बहुत सारी परेशानियाँ होती हैं। इस बाथरूम को तुम प्लान क्यों नहीं करवा देती? जैसे ही बहू से यह बात कही, बहू कहती है ठीक है, मैं किसी दिन इसे प्लान कर दूंगी। बहू इस इंतजार में थी कि उसे कब प्लान कराया जाए। आखिरकार वो दिन आ ही जाता है। एक व्यक्ति को 400 रुपये दिए जाते हैं, फिर मिट्टी मंगाई जाती है। मिट्टी मंगाने के बाद उसको प्लान कर दिया जाता है। एक रात मिस्त्री का इंतजाम कराया जाता है। उस मिस्त्री को कंक्रीट दिया जाता है, सीमेंट दिया जाता है, बालू मंगाई जाती है, उसे सारी तरकीबें बताई जाती हैं और उसे ये भी कहा जाता है कि इस सीट को थोड़ा सा ऊंचा रखना, जिससे कि इस पर पानी ना पहुंच पाए। सारी तरकीब बताने के बाद उसे प्लान करवा दिया जाता है। उसके बाद फिर बाथरूम में जब सासू माँ यानी कि करीब 80 साल की वह बुजुर्ग महिला आती जाती है, तब उसे फिर कोई भी तकलीफ नहीं होती। एक दिन वह अपनी बहू से पुचकारते हुए कहती है, बहू तुम बिल्कुल मेरे बेटे की तरह काम करती हो। मेरा बेटा तो इतना नालायक है कि वह मेरी सुनता ही नहीं है, लेकिन तुम वाकई में बहुत अच्छी हो। अब उसे बाथरूम में उस बुजुर्ग महिला को या उस परिवार के कोई जितने भी सदस्य हैं सभी इस्तेमाल कर रहे होते हैं, लेकिन किसी को कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होती है। लेकिन यह कोई नहीं जानता था कि इस बाथरूम के अंदर एक लाश भी साथ साथ दफना दी गई है। लाश के दफन के बाद इस बात का किसी को कोई खबर तक नहीं लगती, किसी को पता ही नहीं चलता। सब के सब उस बाथरूम का केवल इस्तेमाल कर रहे होते हैं। लेकिन एक दिन वह लाश निकल के जब बाहर आती है तो ना केवल उस घर में बल्कि जहाँ जहाँ तक अखबारों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को पता चलता है तो लोगों को बड़ी हैरानी हो रही। आखिरकार कत्ल की कोई वजह नहीं थी, लेकिन फिर भी कत्ल कर दिया जाता है। नमस्कार, मैं आपके साथ नीरज और आप देख रहे हैं बुंदेली पिंच। 25 मई 2026 की सुबह लगभग 10 बजे के आसपास का वक्त हो रहा था। उत्तर प्रदेश के जिला आगरा में थाना सिकंदरा और सिकंदरा थाना क्षेत्र में एक रूबी शर्मा नाम की महिला होती है, जो अपने जेठ अनिल शर्मा के साथ थाने पहुंच जाती है और थानेदार के सामने जाकर कहती है कि उसका पति कई दिनों से लापता है, गायब है। उसको कई जगह ढूंढ लिया है, परिवार हो, रिश्तेदार हो या फिर जो भी हो। फोटो दिखाया जाता है। फोटो दिखाने के बाद कहा जाता है कि इनका कुछ अता पता नहीं चल रहा है, आप हमारी मदद कर दीजिए। जैसे ही बात मदद की आती है तो पुलिस वाले कहते हैं ठीक है, आप एक तहरीर लिखकर दे दीजिए। और तहरीर लिखकर जब देने वाली बात आती है तो तहरीर के आधार पर पुलिस इस मामले में उतनी ही कार्रवाई करती है जितना कि अक्सर गुमशुदा व्यक्ति के लिए की जाती है। पुलिस ने उस तहरीर को लिया, फिर एक एफआईआर दर्ज करने के बाद अब पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई और फिर मामला यह आगे बढ़ता चला जाता है। उधर जो घर वाले हैं वह बहुत परेशान रहते हैं। उस व्यक्ति को, जिसका नाम सुरेंद्र शर्मा है, जिसकी उम्र लगभग 44 साल है, उसको लगातार हर जगह ढूंढ रहे हैं, तलाश रहे हैं, उसका कहीं अता पता नहीं चल पा रहा है। जबकि परिवार के लोगों ने थाने में जाकर सूचना दी थी कि 19 मई 2026 की सुबह लगभग 9 या 10 बजे के आसपास वह गायब था, लापता था। 5000 रुपये लेकर घर से निकला था, शराब पीने का आदी था। उसकी कहानी ढूंढ दीजिए, तलाश कर दीजिए। जब वह नहीं मिलता है तो वक्त का पहिया आगे बढ़ जाता है। धीरे धीरे जब वक्त आगे बढ़ रहा था तो इसी बीच 44 दिन बीत जाते हैं। 44 दिन बीत जाने के बाद सुरेंद्र शर्मा का जो बड़ा भाई होता है, जिसका नाम अनिल शर्मा है, वह अपनी मां को लेकर राजस्थान के भरतपुर में जाता है। भरतपुर में बैंक ऑफ बड़ौदा है, जहां पर जाने के बाद उनकी जो पासबुक है उसको चेक कराता है और यह पूछता है कि मां की पेंशन क्यों नहीं आ रही है।
कब से पेंशन नहीं आई है, अपडेट कराई जाती है तो बैंक वाले कहते हैं कि पेंशन तो अपने समय पर आ रही है और पैसे भी उससे निकाले जा रहे हैं, आपको तो शायद कोई गलतफहमी हुई है। अब ऐसी स्थिति में जो अनिल शर्मा होता है वह टेंशन में आ जाता है। टेंशन में इसलिए आता है क्योंकि माँ की पेंशन है, उस पेंशन का कुछ पैसा छोटा भाई रख लेता था, कुछ पैसा बड़े भाई को मिल जाते थे। लेकिन छोटा भाई तो कई दिनों से लापता है, उसका तो कहीं अता पता नहीं चल रहा है। अब बड़े भाई को पेंशन नहीं मिल रही थी तो वह झटपटाता हुआ आता है। यह तारीख थी 2 जुलाई 2026। शाम के लगभग 6-7 बजे के आसपास का वक्त हो रहा था। सीधा अनिल शर्मा अपने छोटे भाई की जो पत्नी होती है रूबी शर्मा के पास जाता है और जाकर कहता है कि मुझे तुमसे 2 सवाल पूछने हैं, बस पूरी ईमानदारी के साथ दोनों सवालों का सही जवाब दे देना। जैसे ही रूबी शर्मा यह बात सुनती है तो एकदम खामोश हो जाती है। जेठ उसका सवाल करता है कि पहला सवाल यह है कि माँ की पेंशन आ रही है, वह पेंशन जाती कहाँ है। दूसरा सवाल यह है कि मेरा भाई अभी तक लापता है, गायब है, मेरा भाई कहाँ है, इसके बारे में बता दीजिए। रूबी शर्मा से यह 2 सवाल किए जाते हैं। रूबी शर्मा एकदम से शांत पड़ जाती है, खामोश हो जाती है, मुंह से उसकी एक भी आवाज़ तक नहीं निकलती है। काफ़ी देर तक वह इंतजार करता रहता है क्योंकि वह अपने छोटे भाई और छोटी बहू से बहुत ज़्यादा प्रेम करता था और उनकी इज्जत भी करता था। उनसे कभी ऊंची आवाज़ में बात तक नहीं करता था। यहाँ से कोई जवाब नहीं मिलता है तो वह सीधा अपने घर चला जाता है। इधर जैसे ही वह अनिल शर्मा अपने घर की तरफ जाता है, जो महिला है जिसका नाम रूबी है वह अपने ही घर पर अकेली रहती है। उसके दिमाग में पूरी कहानी फिर से चलने लगती है। कहानी शुरू होती है राजस्थान के भरतपुर से। भरतपुर में राधेश्याम शर्मा, जिसकी पत्नी का नाम कमल शर्मा होता है, वह राधेश्याम शर्मा एक इंटर कॉलेज में लेक्चरर के तौर पर नौकरी करता है। साल 2002 जब आता है तो वह रिटायर्ड हो जाता है। इनके 2 बेटे होते हैं, बड़े बेटे का नाम अनिल शर्मा और छोटे बेटे का नाम सुरेंद्र शर्मा होता है। जिंदगी ठीक ठाक चल रही थी लेकिन उन्होंने फैसला कर लिया कि वह भरतपुर का जो इलाका है या राजस्थान है, इसको छोड़कर सीधा उत्तर प्रदेश के आगरा में रहने लगेंगे। बच्चे वहां रहकर जो भी काम धंधा करेंगे बस वही अपनी ज़िंदगी बितानी है। इसके बाद वह वहां से सीधे आगरा में आ जाते हैं। सिकंदरा थाना क्षेत्र के इलाके में जाने के बाद रेणुका धाम एक कॉलोनी है, वहां जाकर अपना मकान बनाते हैं और मकान बनाने के बाद रहने लगते हैं। साल 2012 की यह बात है। राधेश्याम शर्मा बीमार होते हैं और बीमार होने के बाद वह ख़त्म हो जाते हैं। जब वह इस दुनिया में नहीं रहते तो उनकी जो पेंशन आई थी वह पेंशन पत्नी कमला शर्मा के नाम आने लगती है। इसी बीच में उनके छोटे बेटे की शादी थी। बड़े बेटे की शादी पहले ही हो चुकी थी लेकिन जो छोटा बेटा है उसकी शादी 2010 में होती है। पत्नी का नाम रूबी शर्मा होता है। वक्त आगे बढ़ता है और सुरेंद्र शर्मा 2014 में अपना मकान बनाते हैं और अपने ही मकान में शिफ्ट हो जाते हैं। 2013 की बात है जब इनकी एक बेटी हुई। बेटी का नाम प्राची रखा गया और 2017 में फिर दूसरी बेटी ने जन्म लिया जिसका नाम सिद्धि रखा गया। वह अलग अलग काम करता था, कभी मजदूरी करता था, कभी डिलीवरी बॉय का काम करता था। मेहनत मजदूरी करने के बाद वह प्राइवेट नौकरी, प्राइवेट कंपनियों में भी कई जगह काम कर चुका था। सुरेंद्र अपना काम करने के बाद भी घर का भरण पोषण पूरी तरीके से नहीं करवा पाता था। उसके बाद जो पिताजी की तनख्वाह से पेंशन मिलती थी उसी से घर का कर्ज चलता था। लेकिन दोनों भाइयों में ऐसी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थी कि बड़े भाई के हिस्से में 10,000 रुपये आते थे और छोटे भाई के हिस्से में बाकी की रकम आती थी। उसके घर में 2 छोटी बेटियां, उसकी पत्नी और उसकी माँ आराम से रहा करते थे। किसी को कोई शिकायत और किसी को कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन रूबी शर्मा ने कुछ इनकम बढ़ाने के लिए महिलाओं के कपड़ों को सिलना शुरू कर दिया। सिलाई से जो कुछ भी इनकम होती थी उससे घर का खर्च चलने लगा। लेकिन जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ा सुरेंद्र ने बिल्कुल काम धंधा छोड़ दिया। पहली बार वह डिलीवरी बॉय का काम करता था, फिर दूसरी बार वह प्राइवेट कंपनी में जॉब करता था। सारे काम धंधों को छोड़ने के बाद वह शराब पीने का आदी हो जाता है। बिना शराब के उसको नींद तक नहीं आती है। जिस दिन वह शराब नहीं पीता है तो वह नींद की गोलियों का सेवन करता है। पत्नी के विरोध करने के बाद मारपीट होती है। बच्चियां भी धीरे धीरे बड़ी हो रही थीं। घर में कोई इनकम का जरिया नहीं था। माँ की पेंशन से ही सारे घर का खर्च चलता था। घर की स्थिति धीरे धीरे बिगड़ने लगती है। रूबी विरोध करती है
तो रूबी के साथ मारपीट की जाती है। जब यह स्थिति लगातार बद से बदतर होती चली जाती है, फिर तारीख आती है 18 मई 2026 की रात और इस दिन उसके साथ मारपीट होती है। घर में कुछ नींद की दवाइयाँ रखी होती हैं। उसी रात वह खीर बनाती है और खीर में लगभग 20 गोलियां मिलाकर वह अपने पति को खिला देती है। सुबह उसकी पत्नी जब उठती है तो देखती है कि उसका पति बोलने की स्थिति में नहीं है। जाहिर सी बात है कि वह अब मर चुका है। ऐसी स्थिति में उसने अंदाजा लगाया और तुरंत ही अपने जेठ को फ़ोन लगाती है। जेठ को फ़ोन लगाने के बाद कहती है तुम्हें इसी वक्त घर पर आना पड़ेगा। जैसे ही वह अपने जेठ को फ़ोन लगाती है, जेठ घर पहुंचता है और उससे पूछता है कि क्या बात है। तभी उसने कहा कि घर पर सत्यापन के लिए पुलिस आई थी, आप इन दोनों बच्चियों को और मम्मी को लेकर अपने घर चले जाओ। इसके बाद उसका जेठ सीधा दोनों बच्चियों को और अपनी माँ को लेकर 2-2.5 किलोमीटर दूर अपने घर चला जाता है। यहाँ रूबी और उसका पति जो अब मृत अवस्था में पड़ा हुआ था, दोनों अकेले रहते हैं। ऐसी स्थिति में उसके मन में बार बार ख्याल आता है कि जो सासू माँ है वह बाथरूम को प्लान करने की बात कहती है, बार बार यह बात दोहराती है। तो इसके बाद उसने अपने ही पास के किसी व्यक्ति को 400 रुपये दिए, मिट्टी मंगवाई। मिट्टी मंगवाने के बाद जो पति है उसको खींचते हुए बाथरूम की ओर ले जाती है, उसको आराम से बाथरूम में लेटा देती है। लेटने के बाद नमक का इंतजाम किया जाता है और उसके ऊपर अच्छी तरह से नमक का छिड़काव किया जाता है। फिर इसके बाद खुद से मिट्टी डालते हुए बाथरूम को पूरा प्लान करवा देती है। अगली तारीख है 19 मई। 19 मई को एक मिस्त्री का इंतजाम किया जाता है और उससे सारी बात समझा करके उस बाथरूम को प्लान करवा दिया जाता है। लेकिन उस व्यक्ति को, जो मिस्त्री था, उसको भी शायद कोई जानकारी नहीं थी कि मैं एक लाश को दफना रहा हूँ। वह अपनी जो भी मजदूरी होती है वह लेता है और चुपचाप वहाँ से चला जाता है। बाथरूम का काम हो जाने के बाद लगभग 2 दिन बाद बाथरूम बिल्कुल सूख जाता है। अब इसे आराम से सभी लोग इस्तेमाल कर रहे होते हैं। कोई किसी को दिक्कत नहीं होती है, कोई किसी को परेशानी नहीं होती है, किसी को इस बात का एहसास भी नहीं होता है कि इसमें किसी लाश को दफनाया गया है। फिर उसके बाद रूबी अपने जेठ को फ़ोन लगाती है और फ़ोन लगाने के बाद कहती है, जेठ जी, जो तुम्हारा भाई है वह 19 तारीख की सुबह से ही गायब है। लगभग 5000 रुपये लेकर वह घर से निकला था, लेकिन उसका अभी तक कोई अता पता नहीं है। शराब पीने की जिद कर रहा था। मैंने उसे डांटा और हम दोनों के बीच मारपीट भी हुई। आखिरकार क्या करूं? जब यह स्थिति आती है तो बड़ा भाई अपने छोटे भाई को ढूंढने लगता है, तलाश करने लगता है। उसने हर जगह अपने भाई की तलाश की। रूबी और उसका जेठ दोनों मिलकर तलाश करने लगते हैं, आसपास के लोगों से पूछते हैं। रूबी बस पूछने पर ही रोना शुरू कर देती है। इतना भावुक हो जाती है कि आसपास के लोग कहते हैं कि देखो क्या स्थिति आ गई। पति एक तो काम नहीं करता था, दूसरा ऊपर से पैसे भी लेकर चला गया। यह महिला बेचारी अकेली इन बच्चों का पालन पोषण कैसे कर रही होगी? उसके बाद भी इन्हें छोड़कर चला गया। इतनी बेचारी है, सभी को उस पर दया आती थी। अब तारीख आती है 3 जुलाई 2026। एक दिन पहले ही शाम को उसका जेठ बार बार 2 सवाल पूछ रहा था कि बैंक में जो पेंशन का पैसा आता है वह कहाँ जाता है और मेरे भाई का अभी तक कोई अता पता नहीं है, वह कहाँ चला गया। तभी रूबी शर्मा ने अपने जेठ को फ़ोन लगाया और कहा कि तुम्हारा भाई बाथरूम के अंदर दफन है, आकर देख लो। जब यह बात कही जाती है तो उसके भाई के पैर तले जमीन खिसक जाती है। अनिल शर्मा तुरंत ही घर पर आता है। आकर देखता है बाथरूम एकदम प्लेन होता है। उसको पहले से ही पता था कि प्लेनों हैं, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि बाथरूम के अंदर उसके भाई को दफनाया गया है। उसने तुरंत ही 112 नंबर पर कॉल लगाई। जैसे ही कॉल लगी तो आगरा की पुलिस आती है, यानी कि सिकंदरा की पुलिस घर पर पहुंचती है। पुलिस आने के बाद फिर इस मामले की जांच पड़ताल शुरू होती है और जैसे ही पुलिस जांच पड़ताल करने में जुट जाती है तो फिर वहां से 5 मजदूर बुलवाए जाते हैं। मजदूरों से उस गड्ढे को खुदवाया जाता है तो उसके अंदर सचमुच एक लाश मिलती है, लेकिन वह लाश नहीं, अब वह कंकाल का रूप ले चुकी थी। जैसे ही उस लाश को बाहर निकाला जाता है तो पूरे इलाके में दुर्गंध फैल जाती है। जैसे जैसे दुर्घटना फैल रही है वैसे वैसे एक दूसरे से बात भी कर रहे थे कि रूबी को लेकर तो बिल्कुल भी यकीन नहीं होता था कि रूबी अपने पति को अकेले में हत्या करके दफना देगी। लेकिन यह खबर पूरे आगरा को सन्नाटे में डाल देती है। मीडिया के माध्यम से जब लोगों को पता चलता है
तो फिर लोगों को यह बात परेशान कर रही थी कि एक अकेली महिला आखिरकार एक व्यक्ति की हत्या कैसे कर सकती है, उसको कैसे दफन कर सकती है, और 44 दिन तक इस बात का किसी को कोई भनक तक नहीं लगती है। यह कैसे हो सकता है? पुलिस भी इस मामले की जांच पड़ताल में लगी हुई है। जो कंकाल मिला है उसमें से कुछ अवशेष लेने के बाद उसका डीएनए सैंपल भेजा गया है। उसके गले में एक रुद्राक्ष की माला भी है और साथ ही एक हाथ में कड़ा भी निकला है, जिसके माध्यम से पता चलता है, घर वाले कहते हैं हाँ ये उसी का है। उसके कपड़े पूरी तरह से गल चुके थे क्योंकि वह भारी मात्रा में नमक से ढका हुआ था। अब इस महिला को लेकर लोगों का बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि आखिर इतना बड़ा कदम कैसे उठा सकती है। लोगों को याद आती है मेरठ की वह कहानी, मुस्कान ने किस तरह से अपने पति की एक ड्रम में पैक करवा दिया था। लोगों को वह कहानी भी याद आती है कि मध्य प्रदेश के इंदौर में किस तरह से सोनम रघुवंशी ने अपने पति को हनीमून मनाने के लिए बाध्य किया और धक्का दे दिया। लोगों को वह कहानी भी याद आती है महाराष्ट्र प्रदेश के पुणे शहर की रहने वाली सिया नाम की एक लड़की किस तरह से अपने मंगेतर को 400 फीट की ऊंचाई से धक्का मार देती है, उसकी हत्या करवा देती है। ऐसी एक नाम नया जुड़ गया है रूबी शर्मा का। अब रूबी के बारे में भी और पुलिस पता करने की कोशिश कर रही है, लेकिन इस खबर ने जहां जहां तक लोगों के पास पहुंचती है, लोगों को सोचने पर मजबूर कर देती है। महिलाओं को हो क्या गया है, अपने पतियों के साथ क्या कर रही हैं और यह ऐसा क्यों कर रही हैं। अगर इन्हें अलग ही रहना है तो अलग रह लें, लेकिन इस तरह से तो ना करें, क्योंकि ऐसा करने के बाद महिलाएं तो जेल चली जाएंगी, लेकिन उसकी बेटी, उसके बच्चे की परवरिश कैसे होगी। इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने के बाद का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, कि आपको सचेत करना है। आप जहां भी रहें स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और अपना ध्यान रखें। जय हिंद।